हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 12 मतलब कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस पीएसआर ऑप्शनल का कराया जाता है तो सबसे मेन बात कि कराया ही नहीं जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स और पार्ट छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि बाकी कोचिंग्स के अगर आप नोट्स लेकर के आते हो, स्टार्ट ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से हो जाता है, नॉट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यूनिट 10 से स्टार्ट किया जाता है। तो इतना लंबा टॉपिक हो जाता है वो, क्योंकि पेपर वन छोटा नहीं है, काफी अच्छा खासा है। पेपर वन का सेक्शन ए अच्छा खासा सेक्शन है, जिसमें थिंकर्स वाली यूनिटी अपने आप में बड़ी है। और जब सेक्शन बी आता है, जिसमें लक्ष्मीकांत वाला सेक्शन आता है, वो लक्ष्मीकांत का बाप है लिटरली, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा है। लक्ष्मीकांत तो फिर भी छोटी है, बट वो पूरा डिटेल में जाता है, और वो भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से और आपके ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से डिटेलिंग जाती है। तो पेपर टू तक आते आते ना फैकल्टीज का टाइम भी ओवर हो जाता है। वो 3 महीने का जो टाइम मिलता है उनको डिक्टेट करा के पढ़ाने का, वो सब खत्म हो जाता है। तो इस वजह से उनके पास उतना टाइम होता ही नहीं है जेन्युइनली कि वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कराए, और इंटरनेशनल रिलेशंस तो सबसे लास्ट आ जाता है। तो इस वजह से, और ये जो टॉपिक्स कवर भी कराए जाते हैं ना, आप देखोगे आपको कैसे पढ़ाया जाता है कि मान लो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये इट एम्स टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट थ्रू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है उसमें, ग्लोबल एंगेजमेंट। मतलब इतने लंबे चौड़े वर्ड्स के साथ समझा दिया जाता है, जबकि समझाना चाहिए बिल्कुल लेमैन टर्म्स में। आपको क्या समझ में आना चाहिए? जैसे मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, आपको क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, तो आप इसको सिंपल तरीके से बिल्कुल समझो कि इंडिया को आप एक पर्सन के तौर पे लो। मान लो आप हो, जो कि एक बहुत बड़े नेबरहुड में रहता है, पूरी दुनिया में रहता है, ठीक है? आप एक छोटे से पर्सन हो। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है कि कैसे आप लोगों से बात करते हो, लोगों से डील करते हो, कैसे उनके साथ दोस्ती करते हो, और बाकी के जो आपके नेबर्स हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ आप कैसे रहते हो। तो अभी मेन गोल क्या रहना चाहिए कि आप खुद को सेफ रखो, इकोनॉमिकली आप ग्रो करो, अच्छे रिलेशन बना के रखो। तो ऐसे ही जैसे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं दूसरों के साथ डील करने के, वैसे ही जैसे फ्रेंडली वे में डील करते हो आप, कभी कॉशियस वे में डील करते हो, कभी किसी के साथ हेल्प कर देते हो आप किसी की, ठीक है, या किसी के साथ मतलब थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा पीछे हट के भी रहते हो। ऐसे ही कंट्रीज भी करती हैं। किसके थ्रू? कभी रियलिज्म के थ्रू, जहां पर थोड़ा सा टफ होके बिहेव करना पड़ता है, कभी लिबरलिज्म के थ्रू, जहां पर आप कभी कभी कॉपरेट कर लेते हो अपना काम निकलवाने के लिए, कभी कभी कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू, जहां पर आपके वैल्यूज आगे आते हैं, आइडेंटिटी आपकी जहां पर मैच कर जाए, वहां पर आप बात कर लेते हो, उनके साथ बना के रखते हो। तो उस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लोगों से डील करते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या समझ में आया, और अब मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे दूं पढ़ने के लिए कि ये फॉरेन पॉलिसी है, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस आए हैं फॉरेन पॉलिसी में से, अब मैं आपको अगर सिर्फ ये बता दूं कि अब आपको लिखना है फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है विच एम्स टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात करती है थ्रू पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब आपके माइंड में ना बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बैठ चुका होगा, तो अब आपको समझ में आएगा। एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, यही लाइन बोली थी ना मैंने, तब बिल्कुल हाफिजार्ड लग रही होगी, अब आप पढ़ जाओगे इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंस से ही जब एवोल्यूशन हुआ फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जैसे आपकी डील करने के तरीके चेंज हो जाते हैं लोगों के साथ, इंटरनल प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। अब आपका कभी कोई दोस्त बन जाता है, कभी कोई दोस्त बन जाता है। ऐसे ही थ्योरेटिकल लेंसेज होते हैं, जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि फॉरेन पॉलिसी के बिहेवियर को एनालाइज करने में मदद करते हैं। सिंपल, ये आपका बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो आईआर में जितने भी बड़ी से बड़ी कोचिंग है आप नोट्स ले आओ, उसमें मेजर इशू, सबसे पहला इशू मैं आपको बता रही हूँ, जो टॉपिक लिखा है ना वही एक्सप्लेन नहीं होता। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ये हमें लगता है कि यार ये थोड़ी ना टॉपिक है, टॉपिक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है टेक्निकली। लोग क्या करते हैं, जनरली यहां से स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं, ये 3 मानते हैं, विच इज द रॉन्ग वे टू अप्रोच। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ही आपको डिस्कस करना पड़ता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो आप ये देखो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ही अगर आप छोड़ दो, तो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं।
क्या इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नोट्स करवा रहा है? नहीं करवा रहा, तो आपको उसको फाड़ के फेंक देना है, या फिर अपनी फैकल्टी से आगे क्वेश्चन करना है कि आप बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें कवर करा दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से टॉपिक्स थीम्स जो यूपीएससी पूछने वाला है वो उन्हीं टॉपिक्स और थीम्स में से पूछने वाला है। टॉपिक रिपीट होगा या तो, या थीम रिपीट होगी, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड आईआर में थोड़े से कम रिपीट होते मिले हैं। अगर मैं आपको वाकई एक फैक्ट बता दूं, आईआर में मैंने ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते देखे हैं, बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं, बाकी वर्ड टू वर्ड में कह रही हूं मैं आपको। थीम्स और टॉपिक्स तो 100% रिपीट होते ही होते हैं ना, क्योंकि ले दे के हम लोग 40 से 45 साल के क्वेश्चंस कवर कराते हैं, तो उसमें ले दे के सारा कुछ ही कवर हो जाता है, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। हाँ, अगर आप 10 साल के करके जाओगे तो फिर डिफिकल्ट है सारा कुछ कवर हो जाना, क्योंकि 10 साल में तो बहुत ही कम टॉपिक्स और थीम्स कवर होंगे। जैसे आप इसी में ही ले लो, अभी सबसे पुराना क्वेश्चन भी आप लोगे, जैसे मान लो 2009 का, तो चलो 1991 का क्वेश्चन ले लो, प्रेजेंट अ क्रिटिक ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये एक लौता ही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 91 का ही क्वेश्चन है, अगर आप 91 तक का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सिर्फ 10 साल के ही करोगे, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या ये छूट जाएंगे आपके। इस वजह से काफी पुराने टाइम तक में क्या होता है, सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आप मेन सारा कंटेंट उठा के नहीं भी करते, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर जाते हो ना, तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कहीं से भी करो। आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शनल्स में जाना आप synopsisize.com, पीएसआर ऑप्शनल में जाना, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप synopsisize कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर 45 ईयर्स के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और सब कुछ चाहिए तो ये तो है ही। बट एनीवे, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि यहाँ पर आपको क्या देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप एक बार कितने आए। 2004 में प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन पर क्वेश्चन पूछा गया है, फिलोसफिकल फाउंडेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि क्वेश्चंस कंटेंट में कहाँ रहेंगे। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपने बेसिक प्रिपेयर किया है, अभी पीवाईक्यूज वगैरह नहीं किया अच्छे से, तो भी आपके लिए लेक्चर सुनना जरूरी है। आप इंट्रोडक्शन दोगे, यहाँ पर बताओगे कि डेफिनेशन क्या, ऑब्जेक्टिव, एवोल्यूशन वगैरह। एवोल्यूशन में प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये आप कवर करोगे, जिसमें 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कमेंट प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बताओगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसको आप बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे कि नेहरू का एरा वहां था, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, एफ्रोएशन सॉलिडारिटी, मतलब कि नेहरू का एरा ना बेसिकली एक ऐसे आदमी जैसा था कि जो हमारे पड़ोस में रहता होता है और वो हर किसी के साथ बना के रखने की कोशिश करता है, सबके साथ पीसफुल रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। पोस्ट नेहरू फेज जो 1964 से 1990 का फेज था, वो एक ऐसा फेज होता है जहां पर हम धीरे धीरे एक अपने क्लोज फ्रेंड की तरफ लीन करना शुरू कर देते हैं, जो कि होता है यूएसएसआर, जो कि हमें टफ टाइम्स में सपोर्ट करता है, जैसे कि 1971 बांग्लादेश वॉर। फिर होता है पोस्ट कोल्ड वॉर फेज 1991 से लेकर के 2000 का, जहां पर हम एक दुकान खोल लेते हैं, अपने बगल में एक दुकान खोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से डील करने के लिए, और हम क्या करते हैं कि अपने नेबर्स से बात करना और ज्यादा शुरू कर देते हैं, जो कि है हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी। फिर 21st सेंचुरी डेवलपमेंट, जहां पर हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और डील्स करने लगते हैं और नेबरहुड रिलेशंस की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट, और इंडिपेंडेंट रहते हैं। इस तरीके से अब आप समझोगे, आपको क्लियर कट ये समझ में आ जाएगा। अब फिलोसफिकल रूट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर आएगा, 2021 में क्वेश्चन पूछा था। कोर प्रिंसिपल, डिटर्मिनेंट्स आएंगे, की फीचर्स आएंगे आपके इंडिया 21st सेंचुरी फॉरेन पॉलिसी 2023 का क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे ये क्वेश्चंस अरेंज्ड मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर, आप पॉज करके देख लेना, मैंने मूव इसी वजह से किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है ना बेसिकली, कि आपके क्वेश्चंस तो कवर हो गए, इस वजह से आपके लिए सबसे पहला टॉपिक करना जरूरी है। दूसरी मेजर मेजर गलती जो कोचिंग्स में की जाती है, और जो ज्यादातर स्टूडेंट जो खुद भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, वो करते हैं। देखो यहाँ पर आप ये पढ़ने की कोशिश करो, आप जनरली स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से लेते हैं कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज अ होल, फिर पढ़ेंगे द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एज अ होल, एक अलग से टॉपिक है। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि पहला टॉपिक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो लगता क्या है कि ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट नो, ये अलग तरीके से नहीं पढ़ना। बेसिकली यहाँ पर आप देखो, अगर ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये आप डाउनलोड करके रखना। पहला टॉपिक यहाँ से पेपर 2 का, हम सेक्शन बी का 1 यूनिट पढ़ते हैं, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आगे 2 डॉट दिख रही है आपको, ये दो डॉट ना लगाई ही इसी वजह से गई है, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा टॉपिक है क्या। इन 2 डॉट्स का मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो आप पढ़ोगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आपका पहला टॉपिक है।
दूसरा टॉपिक जो है ना आपका, वो बनेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आगे दो डॉट लग गई है इस वजह से। तो आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज अ होल नहीं पढ़ोगे, बाकी कंट्रीज की भी फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ोगे, अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पढ़ना है आपको, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अब आप क्वेश्चन भी देखो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नोट्स में देखे हैं और फैकल्टीज को भी देखा है कि वो ना इन जनरल फॉरेन पॉलिसी पढ़ाने लग जाते हैं, इन जनरल डिटर्मिनेंट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी चल रहे हैं, विच इज रॉन्ग। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पूछा गया है यहाँ पर। आपको सिलेबस का टॉपिक भी ना बहुत ध्यान से पढ़ने की नीड है। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में क्वेश्चन आया था, विच डिटर्मिनेंट फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पूछा है। फिर 2019 में इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, 2019 में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 2017 में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 2007 में भी डोमेस्टिक टर्मोइल इन नेबरिंग साउथ एशियन कंट्रीज ऑफन कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रेन ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस। आप देख रहे हो सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना यहाँ पर, ये सारे आए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कंटेक्स्ट में। अगेन यहाँ पर भी यही रहेगा, इंट्रोडक्शन में आपका एक क्वेश्चन आ गया, फिर इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडो पैसिफिक, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंटेंट में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके से आप चलोगे, एक तो क्वेश्चन सारे कवर हो रहे हैं, दूसरा अब जो एक्स्ट्रा ये टॉपिक्स है ना, ये कहाँ से लिए हमने, आप ये सोचोगे ये कहाँ से आ गए टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, ये किताबें हैं, ये बुक्स यहाँ पर दी हुई है मैंने, इन बुक्स को रेफर करके हमने वो टॉपिक्स बनाए हैं। जैसे आप देखते हो कि हर साल यूपीएससी कोई एक नया क्वेश्चन पूछ लेता है आउट ऑफ नोवेयर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं मिलता है, जो कोचिंग के नोट्स आप कर रहे हो वहां से भी नहीं मिलेगा, तो हमें लगता है नया क्वेश्चन है। वो नया नहीं होता, इट जस्ट कि देखो कोचिंग भी ले दे के किसी कोई इंसान बैठ के वहां पर कोई कंटेंट बना रहा होगा ना, तो अभी क्या है, उसने मान लो किसी बुक में से कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर नहीं किया, जो कि एक ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, और एक वो नेचुरल है, वो कोई ना कोई टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब से तो आ ही जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या करना है कि अब सिंस नया टाइम आ गया है, नए क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, अभी आज के टाइम के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी के, या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है, या इंडिया का स्ट्रैटेजिक वे में आ रहे हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। तो आपको ना यहाँ पर बुक्स रेफर करके समझ में आ जाएगा वो टॉपिक्स भी जो कोचिंग में नहीं है और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम के लिए एक अच्छे टॉपिक्स बन सकते हैं। वही टॉपिक्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम और कर सकते हो, आप जैसे चैट जीपीटी भी कवर कर सकते हो। चैट जीपीटी से बेटर मैं आपको बता देती हूँ, एक है सॉल्विट, सॉल्विट बीआई करके है, एंड यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा, एक साथ ही बन जाता है। मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा वो नहीं लगता कि आपको अभी आप प्रॉम्प्ट दोगे वो करोगे, तो उसमें एक एक क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। सॉल्विट बीआई से एक साथ क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको चाहिए टाइम है तो आप ये करना कि क्वेश्चंस लेना और रेफरेंस में ये जो किताबें मैंने आपको बताई हैं ये एज रेफरेंस डालना और अपना आंसर बना ले जाना, ठीक है ना। आजकल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी की हेल्प से आप कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्विट बीआई से एक साथ हो जाता है, मतलब आपके ऊपर है वो। और अदरवाइज अगर टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सब एक्सपेरिमेंटिंग सजेस्ट नहीं करूंगी। टाइम नहीं है तो आप नोट्स रेफर करो, सिनॉप्सिस रेफर कर सकते हो आप, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखोगे, ठीक है। दूसरी मेन चीज, तो हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ऐसे ही द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये भी एक अलग से टॉपिक नहीं, ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। ऐसे ही थर्ड टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अगर आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग में जाओगे तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा एग्जैक्टली। ये है आपका टॉपिक। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, 2012 में पूछा है, फिर 2019 में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी पे पूछे हुए हैं, यहाँ पर पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछा है। 2015 में पार्लियामेंट डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, 2021 में क्वेश्चन पूछा है, 11 में, 15 में, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे तो दो क्वेश्चन मेरे को अभी दिख गए हैं, एक केस स्टडी पे भी पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल वीजा वेस्ट बांग्लादेश पे। तो ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप, मैं जस्ट स्क्रॉल इस वजह से कर रही हूँ ताकि आप पॉज करके अपने आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, देख सकते हो। अदरवाइज synopsislive.com फ्री रिसोर्सेज में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है, तो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे
सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है। अब मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर इन शॉर्ट बता देती हूँ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमने देख लिया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को बहुत एक सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं, एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, लोकेशन, इनकम, नेबर्स पे डिपेंड करता है। हर एक कंट्री का बिहेवियर वर्ल्ड के साथ सिमिलर फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स, इन्हीं को ही डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। ये शेप करते हैं कैसे इंडिया बात करेगा, कॉपरेट करेगा, या फिर बाकी कंट्रीज से डील करेगा। यही सब आप भी करते हो, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, लोकेशन, इनकम, नेबर, क्या है, ये सब वही चीजें हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके के डिटर्मिनेंट होते हैं। एक होते हैं इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, यहां पर हम आगे देख लेते हैं। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे कि पर्सनल के एक इंसान के ना अपने पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, जैसे कुछ कि कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। तो ये सारे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जहां पर जैसे कि इंडिया जो है वो एक टफ नेबरहुड के साथ है, ठीक, चाइना और पाकिस्तान के साथ, है ना। तो एक स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव नेबर के साथ अभी रहता है इंडिया। तो इस तरीके के ना डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। फिर एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे कि बाहर से हमारे ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, जैसे वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर है मान लो। तो यहाँ पर क्या इंडिया अलग तरीके से एक्ट करता है जब उसका कोई बड़ा बॉस सामने आ जाता है, जैसे कि यूएस से 1990s के टाइम पे, या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है आपके बॉस के बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, आप काम करने जाते हो तो कभी कभी आपका बिहेवियर जो होता है ना, वो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है जैसा कि आपका बॉस है, जिस टाइप का भी है। अगर टफ है तो उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, फ्रैंक है तो उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। डायनामिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जहां पर नए फैक्टर्स आ जाते हैं शेप में, कि ग्लोबलाइजेशन है, साइबर थ्रेट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, अभी नए स्मार्टफोन ले आए आप, या कैमरा ले आए नया, नए टूल्स ले आए, नए रिस्क ले रहे हो, कोविड-19 आ गया, वॉरफेयर स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। कुछ केस स्टडीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, नए फैक्टर, जैसे कि लाइफ, आप लिखो कि इंडिया और यूएसए ने एक डील साइन की थी जिसमें इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी का एक्सेस दिया गया था। ये मैटर क्यों कर रहा है अभी ये सारी चीजें, वो आप देखो कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, हमारा इकोनॉमिक नीड्स, ग्लोबल ट्रस्ट वगैरह वगैरह। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग में जाओगे, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखो, एक फैमिली को जैसे अपने ना बहुत ही क्लियर रोल्स की जरूरत होती है। सबके अपने अपने बहुत क्लियर रोल होते हैं कि आप रिलेटिव को, नेबर को, फाइनेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें हम संभालेंगे। ऐसे ही इंडिया के पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनके रिलेशंस को पूरे दुनिया में मैनेज करके रखेंगे। तो ये की इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्हीं पर ही क्वेश्चन आया ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे क्वेश्चन आया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, लेजिस्लेचर है, ये सारे लोग हो जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द फैमिली हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फैमिली का एक स्पोक्स पर्सन आप मान के चलो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हो गया आपका, सिक्योरिटी गार्ड या प्लानर हो गया। आर्म्ड फोर्सेज आपकी सिक्योरिटी टीम हो गई। पार्लियामेंट आपके, और एक्सटर्नल फैमिली मीटिंग जहां पर चलती है आपकी, सारे लोग बैठ के मिल बांट के बातें करते हैं। आईएएस आईएफएस क्या हो गए, मैनेजर हो गए आपके। थिंक टैंक, मीडिया, पब्लिक, ये सब क्या है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है ना, अपने ओपिनियन देते हैं, कुछ को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, अंकल आंटी जैसे टाइप, है ना, वो सारे जब। अब आप ये देखो कि मान लो अभी आपको इसमें एक केस स्टडी आप लिख सकते हो, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी 2019 की, कि एक टेरर अटैक हुआ था पुलवामा में, उसके बाद इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था एयर स्ट्राइक के थ्रू इन बालाकोट पाकिस्तान। वो आप यहाँ पर केस स्टडी डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। केस स्टडीज आपको मेंशन करनी चाहिए, अच्छी लोगे केस स्टडी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही उसमें क्या क्या हुआ, पीएमओ ने मिलिट्री रिस्पांस दिया, एंड एनएसए ने सिक्योरिटी प्लानिंग में कोऑर्डिनेट किया, आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन कैरी आउट किया, एमईए ने पूरा मैसेजिंग को ग्लोबल कम्युनिटी तक पहुंचाया, पार्लियामेंट मीडिया ने एक्शन के बारे में बताया। अगर आप सिंपल डेली लाइफ के हिसाब से इसको अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें बहुत सिंपल है कि अगर मान लो एक आपकी फैमिली ने किसी बड़ी शादी में जाने का प्लान किया हो, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि अगर आपको जाना चाहिए नहीं। एमईए आपकी टिकट बुक करके देगा, इनवाइट वगैरह करके देगा आपको, सेंड। एनएसए क्या करेगा, आपकी लोकेशन सेफ है कि नहीं। आर्म्ड फोर्सेज आपका कोई रास्ते में कोई खतरा ना है। पार्लियामेंट में क्या है कि ट्रिप में जाने में पैसा कितना लगेगा, क्या क्या है, वर्थ है कि नहीं है। मीडिया नेबर क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे आपकी ट्रिप के बारे में, और क्या अपने अपने ओपिनियन देंगे, शादी में जाके खाना ऐसा था वगैरह वगैरह। समझ गए आप, इतना है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी अगर चेंज की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपकी एक बड़ी फैमिली है जिसका नाम है इंडिया, वो एक नेबरहुड में रह रही है। अब इस नेबरहुड की कुछ पुरानी वैल्यूज हैं और कुछ नई वैल्यूज भी आएंगी। अब पुरानी वैल्यूज क्या हो गई, जो कि हो गई आपकी ऑनेस्टी, ये हो गई आपकी ओल्ड वैल्यूज। पुराने टाइम के लोगों, आप ऑनेस्टी है यहाँ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट है, पीसफुल रिलेशंस आपने बना के रखे हुए हैं अपने नेबर्स के साथ, ये हो गई कॉन्टिन्यूटी। ये तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो ना।
दूसरा हो गया कि जब हम ओवर द टाइम हमारे आसपास दुनिया भी बदल रही है तो हमारे न्यू नेबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जॉब्स हमारी बदलने लगती हैं, टेक्नोलॉजी ग्रो करने लगती है, अब एआई आ गया है। ऐसे ही फैमिली भी अपना बिहेवियर उसी हिसाब से एडजस्ट करने लगती है। इसको कहते हैं हम चेंज। ओके, तो अभी क्या है, इंडिया अभी भी अपनी कोर वैल्यूज के साथ स्टिक तो करता है, पर हो सकता है अब वो सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल करने लगे। अब वो बिजनेस डील्स कुछ ही नेबर्स के साथ करता है और नेबरहुड ग्रुप्स को सेफ्टी और ट्रेड के लिए ज्वाइन भी करता है। तो जैसे कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट भी किया, बट अपने प्रिंसिपल्स को भी होल्ड ऑन करके रखा हुआ है ना। तो सिंपल टर्म्स में कॉन्टिन्यूटी वो हो गई जहां पर इंडिया ने अपनी पीस इंडिपेंडेंस को डिसीजन मेकिंग में वैल्यू करके रखा और फ्रेंडशिप भी बना के रखी। चेंज ये हो गया कि अब इंडिया और एक्टिव हो गया है, स्ट्रैटेजिक हो गया है, पावर यूज करने लगा है, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, टेक हो, ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे। और अभी डिसीजन मेकिंग भी आप अभी रिसेंट टाइम में इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे अभी आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छा देख रहे हो इंडिया का। केस स्टडी आप अच्छी जरूर यहाँ पर ऐड करना, पूरे एराज वगैरह ये सारे एक्सप्लेन करके एक अच्छी केस स्टडी जरूर आप यहाँ पर ऐड करके देना। आप बता सकते हो यहाँ पर बहुत सारी इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है, जैसे इंडिया ने अपना डिस्टेंस बना के रखा है, नॉन अलाइनमेंट मतलब करके रखा है बिग पावर्स के साथ, बट 2015 में उसने एक न्यूक्लियर डील भी साइन की थी यूएसए के साथ, जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो इतने पुराने टाइम से पॉलिसी चलती आ रही थी उसको तोड़ा था एक तरीके से। तो यहाँ पर एक चेंज नजर आया था कि एक सुपर पावर के साथ अलाइन हो रहे हैं नेशनल गेन के लिए, जबकि कॉन्टिन्यूटी भी दिखाई दी थी कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस बनाए रखा था, उसने एनपीटी साइन नहीं किया, ठीक है ना। तो आप उन टर्म्स में समझ सकते हो, इंडिया चाइना रिलेशन बता सकते हो, फ्रॉम पंचशील टू गलवान क्लैशेस, वैक्सीन मैत्री के बारे में बता सकते हो, 2021 की कॉन्टिन्यूटी इन सॉफ्ट पावर, चेंज इन हेल्थ डिप्लोमेसी, क्वाड एंड इंडो पैसिफिक, ये सारी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। यहाँ पर आपका ये लेक्चर खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो।